सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर करेंगे। कुल मिलाकर हम लोग 120 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले जो आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्नोत्तर है उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसी चैनल में सीएसएन स्टडी में, जिसमें आप लोगों का अति लघुत्तर प्रश्नोत्तर है। उसमें कुल मिलाकर आप लोगों का 90 प्रश्नोत्तर 2 वीडियो में करवा चुके हैं। एक वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नोत्तर कर चुके हैं और दूसरा वीडियो में हम लोग 50 कर चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर है जो करीब आप लोगों का 20 किया है दो वीडियो में। एक वीडियो में 10 प्रश्नोत्तर और एक वीडियो में 10 प्रश्नोत्तर। ठीक है, और आप लोगों का जो ग्राफ वाला प्रश्न आता है, ग्राफ वाला प्रश्न से संबंधित भी कुल मिलाकर 30 प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों का जो मैथ से संबंधित यानी गणित वाला जो प्रश्नोत्तर आता है उससे आप लोगों का कुल 13 प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, मतलब मैथ का बना चुके हैं। ठीक है, अगर वो वाला नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू टाइप का प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 120। चलिए करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि दो वस्तुएं एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी गई है। यहाँ उत्पादन संभावना दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा? ठीक है, यहाँ पर आकार के बारे में कहा गया है। तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार इस तरह का होता है। देखिए, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु पर ये अवतल होता है। ठीक है, मूल बिंदु के अवतल होता है और इसका ढाल ऋणात्मक होता है, इन्हें घट रहा है इसलिए ऋणात्मक होता है। ये किसका होता है? उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, और अगर तटस्थता वक्र का है या उदासीनता वक्र का है तो उसका वक्र इस तरह का होता है। मूल बिंदु की ओर ये उत्तल होता है, लेकिन ये क्या है? उत्पादन संभावना वक्र, तो इसलिए मूल बिंदु की ओर अवतल होगा। ठीक है, तो क्या होगा? ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर अवतल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या होती है। 3 केंद्रीय समस्या होती है कि क्या उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे और किस वस्तु का उत्पादन करे। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से क्या केंद्रीय समस्या है? तो देखिए किसके लिए उत्पादन हो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में शब्दों व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? जैसे कि अर्थशास्त्र 2 तरह के होते हैं, एक समष्टि एक व्यष्टि। तो इसका सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किया था रैगनार फ्रिश ने। रैगनार फ्रिश यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? तकनीक का चयन। जब भी तकनीक का चयन आएगा तो क्या दीजिएगा? कैसे उत्पादन करे। तकनीक का चयन यानी कैसे उत्पादन करे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है? ठीक है, यानी उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है। उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15 यूटिल्स, 12 यूटिल्स, 10 यूटिल्स तथा 8 यूटिल्स उपयोगिता मिलते हैं। तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? ठीक है, तो देखिए चारों को यहाँ पर जोड़ दीजिए। चारों को क्या जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पर 15 प्लस 12 27 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 37 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 यूटिल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर है कि 2 वस्तुओं रसगुल्ला गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB का निम्न रेखा चित्र दिया गया, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। ठीक है, बजट रेखा। तो आगे है कि इन 2 वस्तुओं की कीमतें क्रमशः PR तथा PG है, तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी? तो बजट रेखा की ढाल क्या होती है? एक्स वस्तु की कीमत, तो एक्स वस्तु की कीमत कितना है? PR डिवाइड वाई वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की कीमत कितना है? PG, यानी PR डिवाइड PG, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? जैसे कि 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वस्तु की कीमत, तो वस्तु की कीमत तो मांग को प्रभावित करता है। अगर कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा मांग बढ़ेगा। उपभोक्ता की आय, अगर लोगों के पास आय आएगा तो ज़्यादा मात्रा में वस्तु को खरीदेगा, ये भी प्रभावित करती है। ऑप्शन डी है जैसे कि साधनों की कीमत, अगर साधनों की कीमत में वृद्धि होगी तो उस वस्तु की कीमत में भी वृद्धि होगी, जिससे मांग घट जाएगी। ऑप्शन बी है कि संबंधित वस्तु की कीमत, तो देखिए यहाँ पर वस्तु है, उस संबंधित वस्तु की कीमत प्रभावित नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है, यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तु क्या कहलाते हैं। ठीक है, जैसे दो वस्तु है, एक वस्तु एक्स है और एक वस्तु वाई है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स वस्तु की कीमत कम होने से, एक्स वस्तु की जब कीमत कम हो रही है तो वाई की मांग कम हो जाती है, वाई की मांग कम हो जाती है। तो देखिए एक्स वस्तु की कीमत कम हो रही है तो लोग क्या कहेंगे, वाई वस्तु को छोड़कर एक्स वस्तु की मांग ज़्यादा करेगी। तो ये किस तरह का वस्तु होता है, ये स्थापन्न वस्तु होते हैं या प्रतियोगी वस्तु होते हैं। ठीक है, प्रतियोगी वस्तु यानी चाय के बदले कॉफ़ी, कोको कोला के बदले पेप्सी कोला, तो ये किस तरह का वस्तु है, प्रतियोगी वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर 10 नंबर है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मांग की कीमत लोच क्या होता है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 8, डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 5, तो इसको डिवाइड देंगे कितना होगा 1.6 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, जिसके ऑप्शन ए है जीवन रक्षक दवाई। देखिए दवाई की कीमत बढ़ेगा या घटेगा, दवाई क्या है आवश्यक वस्तु, इसकी जरूरत पड़ेगी ही, तो ये वस्तु ये खरीदेगा ही। ठीक है, तो ये किस तरह का होता है बेलोचदार। नमक भी एक क्या है अनिवार्य वस्तु है, तो इसमें भी बेलोचदार होगा, लोचदार नहीं होगा। माचिस में भी बहुत कम कीमत लगता है, तो बहुत कम कीमत लगता है, तो ये भी एक तरह का बेलोचदार ही होगा। ठीक है, तो मांग लोचदार किसमें होगा, रेफ्रिजरेटर। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में थोड़ी सी कीमत अगर घटेगी तो हम लोग उस वस्तु को खरीदने चले जाते हैं। जैसे कि गाड़ी हो गया, टीवी हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब पूर्णतः लोचदार होती है। तो यहाँ पर मांग लोचदार होगी किसमें, रेफ्रिजरेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है कि निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। जैसे कि यहाँ पर मांग रेखा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जी में बोल रहा है कि मांग की लोच क्या होगी। तो देखिए इसमें इस तरह का होता है, जब मध्य बिंदु में होता है तो मध्य बिंदु में मांग की लोच 1 होती है, मध्य बिंदु में मांग की लोच 1 होती है। एक्स अक्ष पर जो छूता है वहाँ पर मांग की लोच यहाँ पर 0 होता है, वाई अक्ष में जहाँ पर टच करता है वहाँ पर मांग की लोच अनंत होता है, और ई बराबर 1 यानी मध्य बिंदु के ऊपर वाला ई बराबर 1 से ज़्यादा होता है और यहाँ पर 1 से कम होता है। ठीक है, तो जी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, 1 से अधिक होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगी मांग की लोच 1 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर है, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। ठीक है, देखिए वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पर भी उस वस्तु की मांग अधिक मात्रा में करेगी, लेकिन मांग का नियम क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, लेकिन इसमें कीमत भी बढ़ रहा है मांग भी बढ़ रहा है। तो ऐसे किस तरह की वस्तु होती है, गिफिन वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपने आय का बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु का मांग क्या होगी, तो पूर्णतः लोचदार होगी। आय का बड़ा हिस्सा यहाँ पर खर्च करेगा तो पूर्णतः लोचदार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर है कि औसत स्थिर लागत वक्र का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो औसत स्थिर लागत का आकार इस तरह का होता है, यहाँ पर एक आयत बनता है, यानी इसका आकार होता है आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, आयताकार अतिपरवलय, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर है कि परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, परिवर्तित साधन का जब औसत उत्पाद कब बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे कि 4 ऑप्शन है, तो परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होती है। ठीक है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है, 17 नंबर कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान, देखिए इस तरह का इसका ग्राफ होता है, ग्राफ समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर करते इसको। ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है सीमांत उत्पादन और यहाँ पर होता है कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन। तो जब सीमांत उत्पादन यहाँ पर 0 होगा, जब सीमांत उत्पादन 0 होगा तो कुल उत्पादन यहाँ पर अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो सीमांत उत्पादन 0 होने पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है, 18 नंबर है कि यदि कुल उत्पाद टीपी दिया गया है तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद क्या होगा। औसत उत्पाद क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड उसकी मात्रा, यानी टीपी डिवाइड क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न जिससे कि यहाँ पर 20 नंबर है। अगला प्रश्न क्या है, जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत, जब औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम होती है तो औसत लागत क्या होती है, औसत लागत यहाँ पर बढ़ती है यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 स्तर की व्याख्या करता है, 3 स्तर यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है, तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार क्या होता है। तो अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का यानी यू आकार का होता है। ठीक है, यू आकार यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है। स्थिर लागत यानी पर ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन जैसे ऑप्शन ए स्थायी कर्मचारी का वेतन, ऑप्शन बी है प्रति इकाई बिजली बिल, ऑप्शन सी है दैनिक मजदूर की मजदूरी, ऑप्शन डी है कच्चे माल पर व्यय। ठीक है, तो देखिए इसमें जब इसमें ये बिजली का बिल हर महीना एक जैसा नहीं आता है यानी ये परिवर्तनशील होता है। दैनिक मजदूर की मजदूरी, अगर मजदूर ज़्यादा लगेंगे तो मजदूर ज़्यादा लगेगा, कम लगाएंगे तो कम मजदूरी लगेगा। कच्चे माल पर व्यय, अगर ज़्यादा कच्चा माल लगेगा तो ज़्यादा खर्च लगेगा, कम लगाएंगे तो कम होगा। तो सभी ये परिवर्तनशील होता है, लेकिन स्थायी कर्मचारी का वेतन ये स्थिर होता है। ठीक है, ये स्थिर होता है, स्थायी कर्मचारी का वेतन स्थिर यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत, ठीक है, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में कब बराबर होती है, जब स्थिर होती है। ठीक है, जब स्थिर होती है तो उस तरह का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब स्थिर होती है औसत लागत तब दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है, किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पाद को प्राप्त राशि क्या कहलाते हैं। तो प्रति इकाई, ठीक है, यहाँ पर प्रति इकाई उत्पादक से, ठीक है, प्रति इकाई बिक्री से उत्पादक की प्राप्त राशि क्या कहते हैं, औसत आगम यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर की कुल लागत यानी टीसी, कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के बीच संबंध क्या संबंध होता है। देखिए टीसी बराबर क्या होता है, टीसी बराबर होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इस तरह का होता है, लेकिन इस तरह का नहीं, थोड़ा यहाँ पर चेंज किया गया है। ठीक है, क्या चेंज किया गया है, यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तब टोटल कॉस्ट यहाँ पर टीवीसी प्लस में है तो माइनस में जाएगा टोटल वीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यानी टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीवीसी। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न पर देखिए 27 नंबर जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत में क्या होगा। देखिए वस्तु की पूर्ति जितना है उतना ही है, ये स्थिर है, लेकिन वस्तु की मांग बढ़ते जा रहा है तो क्या कहेगा, लोग उस वस्तु की कीमत बढ़ा देगी तो क्या होगी, कीमत में वृद्धि होगी यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है कि यदि किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या है। तो देखिए बाजार संतुलन की शर्त क्या है, मांग यानी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होता है, डी बराबर एस होता है। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, डी माइनस एस बराबर 0 भी कर सकते हैं, इसको डी बराबर एस है तो डी डिवाइड एस बराबर 1 भी कर सकते हैं, जो कि अब तीनों ऑप्शन में है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 29 नंबर क्या है कि किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से होती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, बाजार मूल्य से अधिक होता है यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति का नियम का प्रदर्शित करता है। तो पूर्ति का नियम क्या कहता है, जब कीमत बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है यानी एस बराबर फंक्शनल ऑफ प्राइस होगा। ठीक है, ये पूर्ति का नियम होता है। लेकिन मांग का नियम क्या होता है, मांग का नियम जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। लेकिन पूर्ति में उल्टा आता है, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा, यानी सीधा संबंध होता है यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत डैश के बराबर होती है। तो संतुलन कीमत किसके बराबर होती है, न्यूनतम सीमांत लागत यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। तो सभी उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ करना यानी लाभ अधिकतम करना यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। 33 नंबर प्रश्न है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब तक कि कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर प्राप्त होती है। ठीक है, तब तक वो अपना उत्पादन जारी रखता है यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है। तो चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए है यहाँ पर कि क्रेताओं और विक्रेता की अधिक संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होती है, तो ये सही तो विशेषता है इसका। मुक्त प्रवेश और निकास की सुविधा, कोई भी क्रेता या विक्रेता आ सकती है बाजार में या निकल भी सकती है, भी है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, तो यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। वस्तु की मांग बेलोचदार, तो वस्तु की मांग लोचदार होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है बेलोचदार, यानी ये विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है कि किस बाजार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक उत्पादक होता है। तो किस बाजार में एक ही उत्पादक होता है, यानी एक ही विक्रेता होता है, कौन से बाजार में, एकाधिकार बाजार में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है। जैसे कि ऑप्शन ए है, एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में फर्मों की संख्या अधिक होती है। देखिए, एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता और संख्या अधिक होती है, तो नहीं, एकाधिकार में फर्मों की संख्या केवल एक होती है। ऑप्शन बी है कि एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता फर्मों की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा बिक्री करता है, ठीक कह रहा है। एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता फर्मों की तुलना में कीमत अधिक रखता है और वस्तु की कम मात्रा देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और सीमांत लागत के बीच क्या संबंध होता है। देखिए, तो कीमत जब होता है, प्राइस होता है, सीमांत लागत से अधिक होती है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी माइनस एम सी इज ग्रेटर देन 0। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी डिवाइड एम सी एक से ज़्यादा, यानी सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है। तो कीमत और सीमांत लागत में समानता कौन से बाजार में पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 है कि एक विक्रेता को 5 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी। कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है यहाँ पर 5 इंटू क्वांटिटी कितना है 60, यानी 5 छक 30, यानी 300 कुल आगम होंगे, 300 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है कि उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति, अगर उत्पादन कर बढ़ा देंगे तो किसी वस्तु की पूर्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी पूर्ति में क्या होगी, कमी होगा, ठीक है। तो वह 40। अगला प्रश्न आप करते हैं प्रश्न जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि हम लोग पिछले 40 प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, अब हम लोग आगे 80 प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो 40 का सोल्यूशन आप देख लिए। अब इस वीडियो में हम लोग 1 से स्टार्ट होगा, यानी कुल मिला के 120 ही होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न है जैसे कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यानी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सकते हैं, ठीक है। दो तरह के अर्थशास्त्र होते हैं, एक आदर्शात्मक, एक वास्तविक। तो आदर्शात्मक में कहता है कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में कहता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। और जो वास्तविक अर्थशास्त्र है, वास्तविक अर्थशास्त्र में कहता है कि क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सकते हैं। तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, यानी एक तरह का क्या देता है, सुझाव, परामर्श देता है। तो आदर्श अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो केंद्रीय समस्या का समाधान बाजार शक्ति के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है कि उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। जैसे कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार इस तरह का होता है, तो दाहिनी ओर ये क्यों आती है। तो देखिए यहाँ पर जब इस साधन की मात्रा घटती है तो इस साधन की मात्रा बढ़ती है, यानी साधनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, साधन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है कि एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 कुंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग कर देता है, धान के लिए अवसर लागत क्या होगी, ठीक है। तो अवसर लागत वही होता है जिस वस्तु को त्याग कर देता है। तो क्या त्याग कर रहा है, 120 कुंटल गेहूं, तो 120 कुंटल गेहूं यहाँ पर क्या है, अवसर लागत, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है कि एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला गुलाब जामुन के लिए निम्न बंडल का सही अनाधिमान वक्र क्रम क्या होगा। जैसे ए वस्तु है 4-5, बी वस्तु है 3-5 और सी वस्तु है 5-6। तो एक उपभोक्ता, विवेकशील उपभोक्ता क्या चाहेगा, जहाँ पर उसको अधिकतम संतुष्टि हो गई उस वस्तु को पहले लेंगे। तो सभी को जोड़िए, देखिए यहाँ पर 4 और 5, 9 वस्तु में कितना हो रहा है, 9 हो रहा है,
यहाँ पर 3 और 5, बी वस्तु में 8 हो रहा है, यहाँ पर 5 और 6 11। तो सबसे अधिक इसको संतुष्टि कहाँ मिलेगी, जिस वस्तु में अधिकतम होगा यानी 11, यानी सी को पहले लेंगे, उसके बाद ए को लेंगे, उसके बाद बी को लेंगे, यानी सी सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी विस्तृत लेवल पर, ठीक है, यानी समग्र अर्थशास्त्र का अध्ययन। तो देखिए ऑप्शन ए है वो एक उपभोक्ता का संतुलन, तो ये तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। एक फर्म का संतुलन, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। एक वस्तु की कीमत निर्धारण, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण, ये समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है कि किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन होता है तो कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न देखते ही अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। 8 नंबर है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान, जैसे कि ग्राफ पिछले बार में भी देखिए, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता होता है, यहाँ पर कुल उपयोगिता होता है। तो जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होता है तो कुल उपयोगिता देखिए यहाँ पर अधिकतम हो रहा है। ठीक है, यानी सीमांत उपयोगिता का मान जब 0 होता है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है कि उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। हाँ देखिए, उदासीनता वक्र का ढाल इस तरह का होता है, तो ये ऋणात्मक होता है, घट रहा है, ये सही है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर उत्तल हो रहा है, मूल बिंदु की ओर उत्तल है। उदासीनता वक्र को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, ये भी सही है। 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ये गलत करा। 2 उदासीनता वक्र, जैसे कि 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी दोनों सा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% कमी होती है तो मांग की कीमत लोच होती क्या होगी। तो मांग की कीमत लोच क्या होता है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 8 बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, 4, यानी 4 2 में 8, यानी मांग की लोच निकल जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है कि एक बजट रेखा अपने दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब, कब होगी दाहिनी ओर विवर्तित, जैसे कि बजट रेखा इस तरह का होता है। ठीक है, तो दाहिनी ओर ये कब होगी विवर्तित, जब वस्तु एक्स की कीमत में बढ़ेगी। जब वस्तु एक्स की कीमत में बढ़ेगी तब दाहिनी ओर विवर्तित होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, कनेक्शन यहाँ पर इस तरह की स्थिति होती है उदासीनता वक्रों में। देखिए यहाँ पर ये बजट रेखा, तो बजट रेखा जब दाहिनी ओर, बजट रेखा इस तरह का ही होता है लेकिन दाहिनी ओर इधर बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब इससे वृद्धि होगी। तो बजट रेखा में वृद्धि कब होगी, जब लोगों के पास आय में वृद्धि होगी। तो लोगों के पास आय में वृद्धि होगी तो वो ज़्यादा कीमत वाले वस्तु को खरीदेगी, तो उपभोक्ता के आय में वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है। 12 नंबर है कि निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। जैसे कि पिछले वाला प्रश्न में भी देखी थी कि जैसे कि मध्य बिंदु पर मांग की लोच होता है 1, मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है 1, एक्स अक्ष पर मांग की लोच होता है 0, वाई अक्ष पर मांग की लोच होता है अनंत, एवं मध्य बिंदु के ऊपर वाला मांग की लोच होती है 1 से ज़्यादा और मध्य बिंदु से नीचे वाला मांग की लोच होता है 1 से कम। यानी देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु से नीचे है। ठीक है, मध्य बिंदु से नीचे यानी मांग की लोच यहाँ पर हो जाएगा 1 से कम, 1 से कम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण से एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करे, ऑप्शन बी है उदासीनता वक्र और बजट रेखा के ढाल समान है, ऑप्शन सी MRS बराबर PX डिवाइड PY, इनमें से सभी। तो उदासीनता वक्र का ये तीनों शर्त सही है, यानी इनमें से सभी सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है कि यदि उपभोक्ता के आय में वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है तो वस्तु एक्स क्या होगी। ठीक है, वस्तु एक्स क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर 2 तरह की वस्तु है। वस्तु यहाँ पर एक एक्स वस्तु है, एक यहाँ पर
यहाँ पे एक ही वस्तु, यहाँ पे प्रश्न में एक ही वस्तु बोला, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, ठीक है, अगर इनकम में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग कम कर देते हैं, तो उस वस्तु को कम खरीदता है। तो लोगों की आय में वृद्धि हो रही है लेकिन उस वस्तु को नहीं खरीद रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि वो घटिया किस्म की या निम्न किस्म की वस्तु है। तो लोगों की जब आय बढ़ जाएगी तो वो मतलब अच्छा वस्तु खरीदेगा, अच्छा किस्म की वस्तु खरीदेगा, तो घटिया वस्तु की मांग कम करेगी। यानी ये कौन सा वस्तु है? घटिया वस्तु। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से दो वस्तु का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है? पूरक वस्तु किसको कहेंगे? जो वस्तु साथ साथ में चलती है। जैसे जूता मोजा एक पूरक वस्तु हो गया, जूता मोजा एक पूरक वस्तु हो गया, चाय और चीनी एक पूरक वस्तु हो गया। पूरक वस्तु कर सकते हैं कार और पेट्रोल को पूरक वस्तु कह सकते हैं। और एक वस्तु होता है स्थापन्न वस्तु, यानी एक दूसरे के बदले, यानी चाय और कॉफ़ी, पेप्सी कोला और मिरिंदा, ये सब हो जाएगा स्थापन्न वस्तु। तो यहाँ पर बोल रहा है कि पूरक वस्तु क्या है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है चाय और कॉफ़ी, ये तो स्थापन्न वस्तु है। ऑप्शन बी है पेप्सी और मिरिंदा, यानी पेप्सी के बदले मिरिंदा, यानी ये भी एक तरह का स्थापन्न वस्तु है। लक्स साबुन और डब साबुन, यानी लक्स साबुन के बदले डब साबुन, यह भी एक तरह का स्थापन्न वस्तु है। चाय और चीनी साथ साथ में चलती है, चाय और चीनी दोनों मिलाकर चाय बनाते हैं, साथ साथ में चलती है, यानी ये क्या है? पूरक वस्तु। पूरक वस्तु यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर कब होते हैं? जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि यदि कुल लागत टीसी और उत्पादन की मात्रा क्यों हो तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा? तो सीमांत लागत होता है कुल लागत में परिवर्तन यानी डेल्टा सी डिवाइड मात्रा में परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू, डेल्टा टी सी डिवाइड डेल्टा क्यू। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध किस काल से है? तो पैमाने का प्रतिफल होता है दीर्घकाल से, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है कि किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्तित साधनों में विभक्त किया जाता है? ठीक है, किस काल में स्थिर और परिवर्तित साधन में विभक्त किया जाता है? अल्पकाल में। किस काल में? अल्पकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? तो द्वितीय स्तर पर। द्वितीय स्तर यानी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है? जैसे ऑप्शन ए है औसत उत्पाद को परिवर्तित साधन के प्रति इकाई उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, ये सही कह रहा है। परिवर्तित साधन की इकाई को बढ़ाने से औसत उत्पाद बढ़ता है, अधिकतम होने के घटने लगते हैं। ठीक है, ये भी सही है। औसत उत्पाद वक्र का आकार उल्टा यू का आकार का होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। देखिए, औसत उत्पाद का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उस अनुसार सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है कि जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होते हैं तब औसत उत्पाद क्या होता है? ठीक है, जब यहाँ पर सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्ट औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्ट से कम होती है तो औसत उत्पाद क्या होती है? औसत उत्पाद में यहाँ पर कमी आती है, औसत उत्पाद में कमी आती है। ठीक है, कमी आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पत्ति में 3 गुना की वृद्धि होती तो क्या किया जाता है? ठीक है, उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो उस स्थिति को कहा जाता है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है कि उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? ठीक है, उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन को कहा जाता है सीमांत आगम, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि कुल लागत यानी टीसी, कुल स्थिर लागत यानी टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी में क्या संबंध है? तो देखिए, टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है कि जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति की समान दर से वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होती है? ठीक है, तो संतुलन कीमत में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है
कि किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति ऐसे हो तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया किया जाता है। यानी मांग ज़्यादा होगी, पूर्ति कम होगी, मांग अधिक को यानी मांग अधिक होगा, डिमांड ज़्यादा होगा सप्लाई से। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी माइनस एस इज ग्रेटर देन 0, यानी ए एवं बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने में साम्य मात्रा क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर मांग की यानी डिमांड की तुलना में पूर्ति में अधिक हो रहा है, पूर्ति में अधिक हो रहा है, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, वृद्धि होगी, ठीक है। तो साम्य मात्रा में वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो पूर्ति की कीमत लोच क्या होता है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन यानी 4 डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी 5, यानी 4 डिवाइड 5 कितना होगा, 0.8 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है कि मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग की वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो संतुलन में प्रभाव पड़ता है कि साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत क्या होगी, मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत क्या होगी, तो साम्य कीमत में वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 33 नंबर है, देखिए एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है न्यूनतम एबी से ऊपर एमसी का बढ़ता हुआ भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है, ठीक है। देखिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा बन जा रहा है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है, इसलिए शेयर कर दिए ताकि अच्छा लगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है, यानी एमआर बराबर एमआर, एआर बराबर एमआर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है, प्रश्न है कि समरूप वस्तु की उपलब्धता किस आकार की बाजार संरचना को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समरूप तरह की वस्तु को बेचते हैं, यानी पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर की टीआर यानी टोटल रेवेन्यू कुल आगम वक्र का ढाल को क्या कहा जाता है, ठीक है। कुल आगम की ढाल को कहा जाता है एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम यानी एआर, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 37 नंबर की किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, किस तरह की बाजार में, तो एकाधिकार की बाजार में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है कि जब सीमांत आगम का मान 0 होता है, सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू जब 0 होता है तो वस्तु की कीमत की लोच का मान क्या होता है, ठीक है। तो वस्तु की कीमत के लोच का मान होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर है कि एकाधिकार का अंतर्गत एवरेज रेवेन्यू वक्र और मार्जिनल रेवेन्यू वक्र में क्या संबंध है। देखिए एकाधिकार में जो बनता है यहाँ पर एमआर होता है और यहाँ पर एआर होता है, तो यहाँ पर एआर क्या होता है, एमआर से ज़्यादा होता है, तो एआर एमआर से ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न है कि एक एकाधिकार के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वो वस्तु कितनी इकाई के उत्पादन करेगी, ठीक है। यहाँ पर उत्पादन है, यहाँ पर एमआर है और यहाँ पर एमसी है। तो देखिए एकाधिकार में संतुलन की स्थिति कब होती है, जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो देखिए दोनों में किस में समान है, इसमें समान में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें देखिए समान है, यानी 6 इकाई में समान है, यानी संतुलन कहा है 6 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। देखिए यहाँ तक हम लोग कितना प्रश्न कर चुके हैं, कुल मिलाकर हम लोग 80 कर चुके हैं, ठीक है। पहले हम लोग 40 कर चुके हैं, इसमें 40 कर चुके हैं, यानी 80 एमसीक्यू टाइप का प्रश्न हो गया, ठीक है। और 40 प्रश्न का सॉल्यूशन इसी वीडियो में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि देखिए अगला प्रश्न है कि शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ग्रीक से, ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर की एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है कि अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है
कि निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए है मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन बी है मोहम्मद उल हक, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो भारत का अर्थशास्त्री कौन है, रघुराम राजन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन कहा गया है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है तो यह कथन कहा गया एडम स्मिथ के द्वारा, लेकिन यहाँ पर मानव कल्याण है इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी छोटे छोटे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए राष्ट्रीय आय का निर्धारण, तो ये तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। एक फर्म का संतुलन, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु के मांग फलन Q बराबर 20/2P जहाँ P इज लेस देन 10 एन बराबर 10 तथा बाजार में उस वस्तु की 20 उपभोक्ता है तो वस्तु के बाजार में मांग फलन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मांग फलन निकाला गया है, जैसे कि यहाँ पर Q बराबर 20-2P दिया गया। ठीक है, और उपभोक्ता कितना है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर 20 गुना 20 माइनस 2 इंटू 20। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 400 माइनस 20 में 40P, यानी 400 माइनस 40P, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 8 नंबर कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है। तो उपयोगिता का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता की संतुष्टि, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, किसका मान ऋणात्मक होता है, जैसे कि ऑप्शन ए है औसत उपयोगिता, तो इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। औसत लागत, इसका भी ऋणात्मक नहीं होता है। कुल उपयोगिता, इसका भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता, इसका मान ऋणात्मक हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है कि संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तु के उपभोग से डैश उपयोगिता प्राप्त करती है। ठीक है, संतुलन की अवस्था में किस तरह की उपयोगिता प्राप्त करती है, अधिकतम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है कि एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की डैश आय खर्च होती है। ठीक है, डैश आय खर्च होती है, यानी संपूर्ण आय खर्च हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 12 नंबर है कि निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा ए बी के मध्य बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी। तो अभी हम लोग देखिए पिछले वाले प्रश्न में मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, 1 होती है। मध्य बिंदु में मांग की लोच 1 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यता कौन नहीं है। ठीक है, कौन वाला मान्यता नहीं है, जैसे कि ऑप्शन है कि उपयोगिता की गिनती की संख्या में मापा जाता है। ठीक है, तो देखिए उदासीनता वक्र में उपयोगिता को गिनती के रूप में नहीं मापा जाता है, यानी ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, ये तो सत्य है। उपभोक्ता का अधिमान एक दिश होता है, ये भी सही है। उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है, ये भी सही है, यानी ये गलत है। ठीक है, गिनती की संख्या में नहीं मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है। प्रश्न है कि एक उपभोक्ता अपने आय 20 रुपये की 2 वस्तुएं रसगुल्ला गुलाब जामुन पर खर्च करने की इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रम से 4 रुपये और 5 रुपये तथा मात्रा क्रम से x y है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या है। ठीक है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या होता है, यहाँ पर बजट रेखा का समीकरण होता है x वस्तु की कीमत कितना है 4 इंटू x वस्तु की मात्रा कितना है, यहाँ पर x है, प्लस y वस्तु की कीमत यानी 5 इंटू y वस्तु की मात्रा कितना है y बराबर कुल कीमत कितना है, 20। ठीक है, तो इसको हल करेंगे कितना होगा 4x प्लस 5y बराबर 20, 4x प्लस 5y बराबर 20, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से 2 वस्तु कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तु का एक संयोग है। प्रतियोगी वस्तु है यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु। ठीक है, तो कौन सा प्रतियोगी वस्तु है, जैसे ऑप्शन है चाय और चीनी, तो ये तो साथ साथ में चलती है, पूरक वस्तु है। ब्रेड और बटर, ये भी पूरक वस्तु है। कार और पेट्रोल, ये भी एक तरह की पूरक वस्तु है। पेप्सी कोला और कोको कोला, एक के बदले दूसरा, पेप्सी कोला के बदले कोको कोला या कोको कोला के बदले पेप्सी कोला, यानी ये प्रतियोगी वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y के समांतर तो वस्तु की कीमत लोच का मान क्या होगा। ठीक है, किसी वस्तु की मांग रेखा अगर y अक्ष के समान है तो कीमत लोच क्या होगा यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर कीमत लोच हो जाएगी यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है,
प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जैसे कि 17 नंबर है। प्रश्न है कि उत्पादन से क्या तात्पर्य। जैसे ऑप्शन है आगत का निर्गत में रूपांतरण, इसको उत्पादन कहा जाता है। नई उपयोगिता का सृजन, इसको भी उत्पादन कहा जाता है। साधनों की सहायता से वस्तु और सेवा का निर्माण, इसको भी उत्पादन कहा जाता है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है कि परिवर्तित साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ठीक है, परिवर्तन साधन के सापेक्ष कुल उत्पाद में परिवर्तन की दर को कहा जाता है सीमांत उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है कि उत्पादक कौन होता है। उत्पादक कौन होता है, तो जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है उसी को उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक क्या है कि साधनों की सहायता से वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति उत्पादक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है। 20 नंबर की उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाई के प्रयोग करने से किसी वस्तु के 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाई के प्रयोग से 30 इकाई के उत्पादन होता है। सीमांत उत्पादन का मान क्या होता है। सीमांत उत्पादन क्या होता है। सीमांत उत्पादन होता है अंतिम इकाई के उत्पादन यानी 30 माइनस पहले इकाई के उत्पादन यानी 24, यानी 30 माइनस 24 कितना होगा 6 इकाई। 6 इकाई यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है। 21 नंबर है किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या कहा जाता है। देखिए जब भी अतिरिक्त आएगा तो वो सीमांत होगा ही। ठीक है, सीमांत होगा और यहाँ पर क्या होगा सीमांत आगम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होती है। ठीक है, मात्रा में परिवर्तन के साथ कुल परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर है किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति का कीमत लोच क्या होता है। ठीक है, देखिए पूर्ति वक्र यहाँ पर मूल बिंदु है, मूल बिंदु से अगर गुजरता है तो पूर्ति की लोच क्या होती है 1 होता है। पूर्ति की लोच क्या होती है 1 होती है जब मूल बिंदु से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है कि मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फॉर्म है तो वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है। एक फॉर्म वस्तु की 5 इकाई की पूर्ति करते हैं तो बाजार पूर्ति क्या है। ठीक है, यहाँ पर बाजार पूर्ति क्या है इसको निकालने गया है। तो देखिए एक वस्तु की कीमत यहाँ पर कितना है 50। एक वस्तु की कीमत यहाँ पर रुपया दिया गया। ठीक है, लेकिन 5 रुपये से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, यहाँ पर मतलब है कि पूर्ति से। तो पूर्ति क्या देखिए कितनी इकाई उत्पादन कर रहा है 50 इकाई। कितना फॉर्म है 3 इकाई, यानी 50 × 3 यानी 150 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर देख लेते हैं कि एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा उसी वस्तु की 6 इकाई बेचकर यहाँ पर 6 इकाई बेचकर 70 इकाई रुपये प्राप्त करता है तो सीमांत आगम का मान क्या होगा। ठीक है, तो सीमांत आगम क्या होता है अंतिम इकाई माइनस पहले की इकाई। तो अंतिम इकाई कितना है 70 माइनस पहले की इकाई कितना है 50, तो 70 माइनस 50 यानी 20 रुपये सीमांत आगम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर 26 नंबर है कि लाभ माइनस अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है। ठीक है, लाभ माइनस अलाभ की बिंदु कब प्राप्त होती है जब टी आर बराबर एम सी के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर है। 27 नंबर की अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद कर देता है जब। उत्पादन कब बंद कर देगा अल्पकाल में उत्पादन, तो अल्पकाल में उत्पादन कम कर देता है जब वहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, यानी न्यूनतम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से उसको कम प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है कि दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। तो दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। किस तरह की लाभ प्राप्त होगी पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य तरह की, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर है कि एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र जो कि कर्म से दिया गया है, यहाँ पर यह भी दिया गया है और साम्य कीमत पर यहाँ पर कीमत क्या होगी। ठीक है, तो साम्य कीमत में क्या होगा यहाँ पर मांग बराबर पूर्ति होगा, यानी 10 माइनस 2p बराबर यहाँ पर 5 प्लस 3p हो जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 3p हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो 10 यहाँ पर प्लस 5 है तो माइनस 5, इधर हो जाएगा 3p माइनस 2p, इधर कितना आ जाएगा 2 प्लस 2p, यानी 10 में 5 जाएगा 5, 3p प्लस 2p यानी 5p और 5 प्लस कर जाएगा, यानी p बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है कि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाए तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो कीमत लोच क्या होता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 4 डिवाइड कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी 5, 4/5 यानी 0.8 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर है कि किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लाभ को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जब टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट जब हो जाता है, जब कुल आगम में से कुल लागत को हटा देते हैं तो लाभ की प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है कि एक फर्म के संतुलन के लिए शर्त कब पूरा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए एक फर्म के संतुलन के लिए? तो दो तरह के संतुलन होना चाहिए, एक मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए, और जो मार्जिनल यहाँ पर रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल कॉस्ट नीचे से काटना चाहिए। ठीक है, नीचे से यहाँ पर काटना चाहिए। तो दो तरह की शर्त होना चाहिए, तो उसमें से एक शर्त दिया गया यहाँ पर MR बराबर MC होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु का संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब। ठीक है, तो संतुलन में वृद्धि कब होती है? जब पूर्ति में कमी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर है कि श्रम से क्या तात्पर्य है? श्रम किसको कहेंगे? श्रम उसको कहेंगे एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर की यदि श्रम की सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु की मूल्य P है तो श्रम की सीमांत उत्पाद का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? ठीक है, क्या सूत्र होगा? प्राइस इंटू यहाँ पर प्राइस इंटू सीमांत उत्पाद, यानी MPL हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है कि एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक होती है। ठीक है, एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच एक से अधिक कब होती है? तो एक से अधिक होती है जब सीमांत आय धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर है कि दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन मात्रा डैश होती है। तो एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन की मात्रा क्या होती है? तो उत्पादन की मात्रा यहाँ पर होती है अधिक। ठीक है, यहाँ पर अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि विभेदीकृत कीमत किस बाजार में की विशेषता होती है? ठीक है, विभेदीकृत कीमत, विभेदीकृत कीमत एकाधिकार में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, एकाधिकार में क्या होता है कि ये अपना मन चाहे कीमत ले सकता है, किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा मूल्य भी ले सकता है, किसी वस्तु के कम मूल्य भी ले सकता है, यानी विभेदीकृत कीमत। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर विभेदीकृत कीमत रहेगा तो यहाँ पर होगा एकाधिकार, अगर विभेदीकृत वस्तु रहेगा तो एकाधिकृत प्रतियोगिता होगा, तब ऑप्शन नंबर सी सही होता है। देखिए यहाँ पर विभेदीकृत कीमत है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर है कि दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होता है? ठीक है, दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्राप्ति कब होती है? असामान्य लाभ की प्राप्ति होती है एकाधिकार में, यानी ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है। ठीक है, तो एकाधिकार में देखिए विक्रेता एक होती है, एकाधिकार में विक्रेता एक होती है और क्रेता बहुत होती है, यानी अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का 120 का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन इस वीडियो में हो गया। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।